मूवी की शुरुआत में आइसलैंड की एक खूबसूरत सिटी को दिखाते हैं। एक यंग अमेरिकन कपल अपना वेकेशन मनाने आया है। हीरो का नाम है रिले और हीरोइन का नाम है चेन्नई। रिले अपने पुराने कैमरा से चेन्नई की फोटो लेता है और चेन्नई खुशी खुशी उसे पोज देती है। होटल रूम में चीजें रखकर वे आइसलैंड के टूर पर निकल जाते हैं और वहाँ के गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स देखते हैं। डिनर करते वक्त जेनी पूछती है कि इस पुराने कैमरा का फिल्म यहाँ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें एक नया कैमरा खरीद कर दूंगी। पर रिले मना कर देता है क्योंकि वो बहुत सारे फिल्म रोल्स लाया है। इतना ही नहीं, वो फोटोज को ऑटो करेक्ट करके परफेक्ट नहीं बनाना चाहता, बल्कि उनकी इनपरफेक्शन के साथ नेचुरली कैप्चर करना चाहता है। फिर वे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने जाते हैं, जैसे एक ऐतिहासिक चर्च, खूबसूरत झरने वगैरह। शाम को वे होटल रूम में जाकर सो जाते हैं, पर आधी रात को चेन्नई उठकर देखती है कि एक तेज रोशनी से कुछ सेकंड के लिए आसमान में उजाला हो जाता है, फिर रोशनी गायब हो जाती है। अगली सुबह वे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो होटल का बुफे एकदम खाली होता है और कोई स्टाफ भी नहीं होता। वे रेस्टोरेंट में खाने बाहर चले जाते हैं, पर सड़क भी खाली होती है और कहीं भी इंसान नजर नहीं आते। कहीं आज कोई हॉलिडे तो नहीं है, ये सोचकर वे कई बिल्डिंग्स में जाकर देखते हैं, पर कहीं कोई नहीं होता। ऐसा लगता है रातों रात लोग गायब हो गए हैं। वे हर तरफ ढूंढते हैं, पर आखिर स्वीकार कर लेते हैं कि इस जगह पे वे अकेले हैं। वे अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, पर कोई फोन नहीं उठाता। टीवी पर भी न्यूज चैनल्स बंद है, सोशल मीडिया भी एकदम साइलेंट है। होटल में लौटकर रिले अपना लैपटॉप चालू करता है तो देखता है कि इंटरनेट काम कर रहा है, पर न्यूज चैनल्स ने कल रात से अपने वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए हैं। बेबस होकर वो दुनिया भर के सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं तो पूरी दुनिया ही खाली होती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये सच है और दुनिया में उन दोनों के अलावा एक भी इंसान नहीं है। वे फिर ढूंढते हैं, पर उन्हें बार बार इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि दुनिया में उनके अलावा कोई इंसान नहीं है। एक कार का विंडो खुला होता है तो दोनों उसे स्टार्ट करके अपनी तलाश जारी रखते हैं। वे शहर के बाहर चले जाते हैं, लेकिन गांव में भी कोई नहीं होता। जेनी को लगता है कि सच में एपोकलिप्स आ चुका है। रिले उसे उसकी माँ को कॉल करने को कहता है, पर वो भी फोन नहीं उठाती। अब वे पूरी तरह हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन खुद को दिलासा देते हैं कि कम से कम उन्हें एक दूसरे का तो साथ है। रात को वे होटल लौट आते हैं। जेनी बहुत थकी हुई है और चिड़चिड़ी हो जाती है। अगले दिन रिले जेनी को उठाता है, लेकिन जेनी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती। रिले कहीं बाहर जाकर आता है तो जेनी उसे पूछती है कि अब हम घर कैसे जाएंगे। ये तो रिले भी नहीं जानता। फिर भी वो जेनी का मूड ठीक करने के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर देता है। वो खाने लायक नहीं होता, फिर भी जेनी खुश होती है कि रिले उसके लिए सब कर रहा है। फिर वे वापस के ग्रोसरी स्टोर में जाकर कुछ चीजें उठा लेते हैं। रिले एकदम सर्वाइवल मोड में होता है और ढेर सारी आइटम्स उठा लेता है। रिले एक नई और बड़ी कार ढूंढता है ताकि वे इन चीजों को रख सके। अब उन्हें रोकने टोकने वाला तो कोई नहीं है। फिर होटल में जाकर वे अपने बैग्स पैक करते हैं और एक बड़े घर की तलाश करते हैं। उन्हें अपनी पसंद का घर मिल जाता है तो रिले वहाँ खुशी से सेट हो जाता है, पर चेन्नई को यकीन नहीं होता कि ये सब इतना आसान है। फिर एक कपड़ों की दुकान में जाकर चेन्नई एक दो ड्रेस लेती है, पर रिले कहता है कि अब मौका मिला है तो और भी ड्रेसेस उठा लो। अगर लोग फिर आ गए तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। वो सारे ड्रेसेस ट्राई करके देखते हैं और इस बीच हंसी मजाक भी हो जाता है। वे शराब पीते हैं और मोनोपोली भी खेलते हैं। अगले दिन चेन्नई पूछती है कि कहीं भगवान हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे। तो क्या तुम भगवान में विश्वास करती हो? इतने भी धार्मिक मत बनो यार। इस पे चेन्नई कहती है कि विश्वास और धर्म अलग अलग चीजें हैं। रिले कहता है कि ठीक है, इतना फिलोसफिकल मत बनो, टेक इट इजी। फिर वे गांव की ओर ड्राइव करते हैं तो चेन्नई बहुत रिलैक्स्ड फील करती है। वो विंडो पे पैर रखती है और उसके शूज हवा में उड़ जाते हैं। दोनों जियोथर्मल पूल पहुंचते हैं और वहां घास के बीच कपड़े बिछाकर लेट जाते हैं। चेन्नई अपना ड्रेस उठाकर पूल में कूदने जाती है और रिले उसकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो भी पूल में कूद जाता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर वे बाहर आकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद चेन्नई जागती है और हरे भरे खेतों में चलने लगती है। रिले भी उसके पीछे जाकर फूलों के बीच उसकी फोटोज खींचता है। शाम को वे शहर लौट आते हैं और ग्रोसरी स्टोर में रिले बच्चों की तरह खेलने लगता है। तभी ट्रॉली से फिसल कर गिरता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। रात को वे पार्टी ड्रेस पहनकर डिनर करने जाते हैं। जेनी रिले को डांटती है कि ट्रॉली पर खेलने की क्या जरूरत थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यहाँ ना तो डॉक्टर्स है ना कोई मदद करने वाला। पर रिले कहता है कि तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। इस पर चेन्नई गुस्सा होकर चली जाती है। कुछ देर बाद रिले एक बुके लेकर उस घर में आता है जिसे इन दोनों ने अपना बना लिया है। घर पर चेन्नई भी रूठी हुई है।
रिले उसे इस तरह नहीं देख सकता और प्रॉमिस करता है कि आगे से मैं केयरफुल रहूंगा। अब जेनाई बताती है कि मुझे इस ट्रिप पर अपना फेवरेट बुक लेकर आना चाहिए था। रिले उसे उस बुक की नई कॉपी दिलवाने का प्रॉमिस करता है, पर जेनी को उसकी अपनी कॉपी चाहिए क्योंकि वो उसके पापा का गिफ्ट था और उस बुक से उसकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। जेनी ने उस बुक में उस तारीख को नोट किया था जब उसने पहली बार रिले को अपना लव प्रपोज किया था। इस पर रिले स्माइल करके कहता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं और इस प्यारे से घर में हम खुश रह सकते हैं, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। पर जेनी अपने घर वापस जाना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अब ये दोनों करें तो क्या करें। वो फिर कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और फिर बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो नल में पानी नहीं था। रिले ब्लूबेरी योगर्ट खाने लगता है तो जेनी डांटती है कि इसके एक्सपायर होने में कुछ ही दिन बचे हैं, इससे पहले क्यों खाया, कोई और फूड आइटम खा लेते जो एक्सपायरी होने जा रही है। तुम एक्सपायरी डेट देखकर खाया करो, वरना खाना खत्म हो जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। रिले मजाक करता है कि हम खेती कर लेंगे या शिकार कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जेनी को उसका मजाक पसंद नहीं आता। रिले पूल में स्विम करता है तो जेनी एक चर्च में जाती है जहाँ एक स्टेचू पर अजीब मार्क्स लगे होते हैं। वो स्टैचू से पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या है, पर स्टैचू कहाँ जवाब देने वाला था। अगली बार दोनों जब सिटी के बाहर हॉट स्प्रिंग जाते हैं तो रिले जेनी को दुनिया की धड़कन सुनाने को कहता है और बताता है कि उसे आइसलैंड से प्यार हो गया है। वो वॉल्केनिक रॉक्स वाले एक बीच पर पहुंचते हैं। रिले उस जगह की पौराणिक कथा सुनाने लगता है, पर जेनी कहती है कि कहानी बाद में सुनाना, अभी तो पीने का पानी खत्म हो गया है। फिर वे एक टूटे हुए प्लेन के पास पहुँचते हैं। रिले को उसके अंदर भी कोई खूबसूरती दिखती है और वो फोटोज क्लिक करने लगता है। जेनी तंग आ जाती है और कहती है कि तुम हर चीज को खूबसूरत बताकर मुझे खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये प्लेन किसी काम का नहीं है, पर तुम्हें तो इसे निहारना है बस, तुम रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये सब सुनकर रिले बेबस होकर पूछता है कि फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, अपनी आंखें खोल कर देखो। ये कहकर वो रिले को वहीं छोड़कर कार लेकर चली जाती है। रिले उस प्लेन के अंदर रात बिताता है और जेनी रास्ते में कार रोककर अंदर ही सो जाती है। सुबह वो रिले को लेने आती है, पर दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते। जेनी रिले को पीने के लिए कुछ देती है और दोनों शहर लौट आते हैं। रिले दिन भर शहर में घूमता है और दीवारों पर हुई ग्राफिटी और पब्लिक आर्ट्स की फोटोज लेता है। एक पेंटिंग की आंखें उसे डरा देती हैं और वो घबराकर फिल्म रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जेनी लैपटॉप पर किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर असफल रहती है। फिर वो चर्च जाती है और रिले कोई मशीन बनाने के लिए चीजें इकट्ठी करने लगता है। अचानक एलिवेटर का डोर बंद हो जाता है और वो घबरा जाता है, पर वे अपने आप ही खुल जाते हैं और वो सेफली घर आ जाता है। जेनी घर पर नहीं होती और रिले अजीब तरह की मशीन बनाने लगता है। दूसरी ओर जेनी एक घोड़े को कुछ खिला रही होती है। उसे तसल्ली होती है कि कम से कम जानवर तो देखने को मिल रहे हैं। जब वे अगले आउटिंग पर निकलते हैं तो जेनी ड्राइव करती है और अपने पुराने वॉइस मेल मैसेज प्ले करने लगती है, वरना तो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की आवाजें भी भूल रही थी। रास्ते में वो कुछ ग्लेशियर्स के पास से गुजरते हैं। दोनों एक ग्लेशियर पर बैठते हैं तो जेनी कहती है कि यही नेचर की शक्ति है कि वो हर चीज को वाइप आउट करके पृथ्वी को साफ कर सकता है। शायद भगवान भी इंसानों से तंग आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को साफ कर दिया। पर रिले अभी भी उम्मीद नहीं खोया है। वे घर लौट रहे होते हैं तो जेनी को फिल्म रूल्स 12 करने की जगह का पता चलता है। वो एक फ्लावर शॉप को देखकर खुश हो जाते हैं, पर अगले ही सेकंड उसकी खुशी उड़ जाती है क्योंकि सारे फ्लावर्स मर चुके हैं। रिले कहता है कि हम और कहीं फ्लावर्स ढूंढ लेंगे। वे एक लेक साइड केबिन में पहुंचते हैं जहां फायर प्लेस भी होता है। रिले लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाता है तो एकदम चौंक जाता है कि वहां नील्स नाम का एक और इंसान भी होता है। उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं लगती। रिले और जेनी अपने सप्लाईज उसके साथ शेयर करते हैं। नील्स बताता है कि मैंने भी कई दिनों से दूसरे इंसानों को नहीं देखा था। मुझे लगा कि दुनिया का अंत होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ प्रकृति की गोद में आ गया। मैं शहर में नहीं, यहाँ मरना चाहता हूँ। वो बहुत खांस रहा होता है। रिले उसे हिम्मत देता है और जिंदा रखता है क्योंकि रिले और जेनी के अलावा ये इकलौता इंसान बचा है। पर नील्स अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका है और मरने के लिए तैयार है। ये जानकर रिले को उस पर बहुत गुस्सा आता है। रात को जब रिले सो रहा होता है तो जेनी फायर प्लेस के पास बैठी होती है। वो नील्स को अपनी वेकेशन के बारे में बताती है और कहती है कि वो अपने घर और फैमिली को बहुत मिस कर रही है। नील्स बताता है कि मेरी अपनी फैमिली मेरे लिए अजनबी बन गई थी क्योंकि मैं ज्यादातर समुद्रों के बीच शिप में रहता था। मेरा दुख ये था कि मेरा घर तो था, फिर भी मैं बेघरों की तरह काम के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमता रहा।
दोनों की यही राय है कि अब दुनिया ही बेमतलब है। अगली सुबह रिले जेनी को जगाकर ये बैड न्यूज देता है कि नील नींद में ही मर गया था। जेनी उसकी बात को कंफर्म करने जाती है और रिले नील्स के लिए गड्ढा खोदने लगता है। जेनी कहती है कि अब इसे दफनाने का कोई फायदा नहीं है, पर रिले उसे इज्जत के साथ दफनाना चाहता है। इस बात पर फिर दोनों में बहस होती है। ऊपर से जेनी इस जगह को और सर्च करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ और भी लोग जिंदा हो सकते हैं, पर रिले को ये बात रास नहीं आती। दोनों शहर लौट आते हैं। जेनी डक टेप निकालती है और खाली घरों को मार्क करने लगती है। रिले को उसकी ये हरकत बेमतलब की लगती है और वो कहता है कि सभी घर खाली हैं, तो मार्क क्यों लगाई हो? पर जेनी कहती है कि यहाँ घर कहाँ है, सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, घर तो इंसान से बनता है। उसकी फिलोसफिकल बातें रिले को इरिटेट करती हैं और उसे लगता है कि जेनी रियलिटी से दूर भाग रही है। यहाँ रिले एक विंड मिल तैयार कर लेता है। वो जेनी को एक नदी के पास ले जाता है और बताता है कि हम उस दिन जिस ग्लेशियर पर बैठे थे वही मेल्ट होकर यहाँ नदी बनकर बह रही है। दरअसल वो जेनी को बताना चाहता है कि लाइफ भी इसी तरह अपना रूप बदलती रहती है और जिंदा रहने की कोशिश करती है। हमें भी वही करना चाहिए। इस पर जेनी इमोशनल हो जाती है और दोनों किस करते हैं। डिनर के वक्त वे लास्ट में बचा हुआ पानी भी खत्म कर देते हैं। जेनी बर्तन साफ कर रही होती है तो उसके लैपटॉप में एक मेल आता है। जेनी एक्साइट होकर चेक करती है और वो रिले का भेजा हुआ एक फोटो था। जेनी निराश होकर रोने लगती है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। आखिर वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि वो और रिले दुनिया में अकेले हैं। अगली सुबह रिले को एक बड़ा व्हाइट एनवेल्प दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वो अपना बनाया हुआ वाटर पंप एक्टिवेट करके एनवेल्प खोलता है जिसमें कुछ फोटोज होते हैं, पर उसमें जेनी का एक्सप्रेशन रिले को परेशान कर देता है और वो जेनी को ढूंढने निकलता है। वो जियोथर्मल पूल के पास जेनी की कार को देखता है। जब वो पूल के पास जाता है तो जेनी की बॉडी को फ्लोट होते हुए देखकर वो एकदम बिखर जाता है। वो इस सिचुएशन को सह नहीं पाई थी, इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। रिले जेनी को बाहर निकालता है और खुद भी मरने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर सरवाइव करने की चाह इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मर नहीं पाता। वो जेनी की बॉडी से लिपट कर रोने लगता है। जब वो शांत होता है तो जेनी को वहीं छोड़कर अपनी कार में वहाँ से दूर चला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है क्योंकि अब वो दुनिया में बिल्कुल ही अकेला है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो